हैं परसेंटेज में, वो बहुत ही महीन सा टॉपिक है। उस महीनता को समझने के लिए मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार एक क्लास है और एक क्लास में ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन लोगों ने सर्वे किया गया। टॉपिक का क्या नाम है, परसेंटेज के इस कॉन्सेप्ट को देता हूँ। और पहले सीखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके कुछ बच्चे, 3 3 6 2 8 बच्चे। इन 8 बच्चों में मेरे प्यारे बच्चे सर्वे किया गया। 8 बच्चों में एक सर्वे किया गया। क्या सर्वे किया कि भैया 8 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे और कितने ऐसे बच्चे हैं जो चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। कितने बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे मेरे बच्चों, कितने बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। जब बात हुई तो पूछा गया कि ये बताओ कितने बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे, कितने बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। तो सवाल लगा कि भाई ए ने कहा मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा, बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी, ई ने भी, और एफ ने भी कहा या ई ने भी कहा कि भाई मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। लेकिन एफ जी और एच ये ऐसे भाई थे जिन्होंने कहा हम चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। अब मेरे भाई 8 बच्चों में सर्वे होने लगा था तो बहुत सारे बच्चों ने कहा आइसक्रीम और बाकी बच्चों ने कहा चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। अब मान लीजिए मैं हूं अधिकारी और मैंने आपको कहा कि मुझे ये जो चॉइसेस बच्चों की आपने पता करके बताई है, मुझे जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताओ क्या है क्या नहीं। तो मैं कहूंगा कि सर देखो ऐसा है, ये तो है वो बच्चे जो आइसक्रीम खा रहे हैं, ये तो वो बच्चे हैं जो आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है जी। और सर जी ये दूसरा ग्रुप बना दिया जो चॉकलेट खा रहा है, कर दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई मैंने दो सर्कल बना दिए, ये सर्कल मैंने कहा कि आइसक्रीम खाने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल मेरे भाई चॉकलेट खाने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने कहा ठीक है। अधिकारी तेज था, अधिकारी ने कहा अच्छा चल ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो सी है वो ऐसा लड़का है जो चॉकलेट भी पसंद कर रहा है और आइसक्रीम भी पसंद कर रहा है। अब इसे जरा रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर आप फिर से वही काम करने की सोच रहे हैं कि भैया ये वो बच्चे हो गए जो आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं और ये वो बच्चे हो गए जो चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, तो सर ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ। कुल मिला के सी कोई दो बच्चा थोड़ी है, एक ही आदमी का नाम है, तो एक ही आदमी का नाम है तो यहाँ कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं। तो फिर क्या सही तरीका होगा, तो सर सही तरीका ये होगा कि भैया ये वो बच्चे हैं जो जिन्हें चॉकलेट पसंद है और ये वो बच्चे हैं जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। ये आइसक्रीम पसंद वाले बच्चे हैं, ये चॉकलेट पसंद वाले बच्चे हैं। तो ये दोनों आपस में जहां मिल रहे हैं, ये कौन सी पसंद के बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है, यानी ए बी डी और ई। ये मेरे प्यारे बच्चों उन बच्चों की संख्या है जिन्हें आइसक्रीम पसंद है, एफ जी सी उन बच्चों की संख्या जिन्हें चॉकलेट पसंद है, एफ जी एच सॉरी उन बच्चों की संख्या जिन्हें चॉकलेट पसंद है। और मेरे बच्चे ये वो बच्चे हैं जिन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है, चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है। क्योंकि जो सी ग्रुप है ऐसा ग्रुप है जो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, आइसक्रीम वाले कॉलम में भी है और चॉकलेट वाले कॉलम में भी। दूसरी बड़ी बच्ची समझदार वाली बात सीखने की कोशिश करते हैं क्या कि मेरे बच्चों अब जरा गौर फरमा के बताइए, ये वाला डाटा ये वाला, फिर ये डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सफेद रंग का पेन आपने चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, फिर ये कौन से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी डी ई कौन से डाटा को प्रस्तुत कर रहा है। तो सर आपको कहना होगा कि ए बी डी ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों को जिनको केवल आइसक्रीम पसंद है, ओनली आइसक्रीम, ओनली आइसक्रीम, ओनली आइसक्रीम, जिन्हें केवल आइसक्रीम पसंद है उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिनको आइसक्रीम पसंद है वो कौन कौन से, ए बी डी ई। और मेरे बच्चों ये बताइए ये कौन से बच्चे हैं जिनको बैंगनी या पिंक कलर में समेटा मैंने, तो आप कहेंगे सर ये बच्चे हैं वो जिनको केवल चॉकलेट पसंद है, ओनली चॉकलेट पसंद है, पसंद है। इनके नाम है एफ जी एच, ये वो बच्चे मेरे भाई जिन्हें चॉकलेट पसंद है। और मेरे प्यारे बच्चों ये कौन से भाई हैं, ये वो भाई हैं जिन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है, चॉकलेट एंड आइसक्रीम बोथ, चॉकलेट एंड आइसक्रीम बोथ दोनों पसंद है, चॉकलेट भी और आइसक्रीम। तो इनकी संख्या सी, इनकी संख्या सी। मैं कहूं चॉकलेट कितनों को पसंद है तो एफ जी एच सी, आइसक्रीम कितनों को पसंद है तो ए बी डी ई सी, है ना। तो मेरे बच्चों ये तो थी दो चीजों की कहानी। अब हम करते हैं 3 पे भी आगे काम करेंगे, 4 पे भी आगे काम करेंगे, 4 पे भी आगे काम करेंगे, 2 पे पूछा जाता है, 3 पे काम करेंगे। तो मेरे भाइयों यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि अब मैं परसेंटेज में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने बताया। मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाने जा रहा हूं वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख। तो मेरे प्यारे बच्चों वेन आरेख में कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है और उनकी क्या क्या मतलब होता है वो सारी बातें समझता हूं। ध्यान देना, ये जो ब्रैकेट इस तरह से रेक्टेंगल बनी होती है ये रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट को, कंप्लीट या ग्रुप को, ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट को या ग्रुप को। जैसे मान लीजिए स्कूल है और स्कूल में 140 बच्चे, 140 स्टूडेंट है स्कूल में, 140 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल रेक्टेंगल के रूप में। अब कह रहा हूं स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। मान लीजिए 80 बच्चे हुए जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। कुछ भाई ऐसे हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है, कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें हॉकी खेलना पसंद है। मान लीजिए 60 बच्चे हुए जिन्हें हॉकी खेलना पसंद है, हाँ जी। और 40 बच्चे मेरे जो वो हैं जिन्हें क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम खेलना पसंद है। लाइक क्रिकेट, आराम से समझ धीरे धीरे, क्रिकेट कितने लाइक करते हैं 80, लाइक हॉकी, हॉकी कितने लाइक करते हैं 60, और लाइक बॉल दोनों कितने खेलना पसंद करते हैं, हॉकी एंड क्रिकेट। तो ये है मेरे बच्चे 40। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने, ओनली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने। तो आप मुझे कहेंगे सर ध्यान से देखिए, ये जो कॉलम है ना यहां से यहां तक का ये है ओनली क्रिकेट, ये वाला गोला है ओनली क्रिकेट का, जिसमें बच्चा केवल क्रिकेट खेलता है। मेरे प्यारे बच्चों ओनली क्रिकेट का मतलब ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, यानी वो बच्चे जिन्हें केवल क्रिकेट पसंद है हॉकी पसंद नहीं। ये बात है इसका, ओनली क्रिकेट मतलब ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, केवल क्रिकेट खेलते हॉकी पसंद नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली संख्या होगी। अब आप ये बात खूबसूरती से जानते हैं कि टोटल कितना है 80, लेकिन इस 80 में से 40 तो वो बच्चे हैं जो क्रिकेट हॉकी दोनों पसंद कर रहे हैं और हमसे पूछा केवल क्रिकेट खेलने वाले, मतलब वो जो केवल क्रिकेट खेलते हैं हॉकी नहीं खेलते। तो भैया 80 में से 40 तो वो हॉकी खेलते हैं, तो यानी केवल 40 बच्चे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे मेरे बच्चे मैं कहूं कि ओनली हॉकी खेलने वाले, तो ओनली हॉकी का मतलब, ओनली हॉकी का मतलब ओनली हॉकी नॉट क्रिकेट, कि केवल हॉकी खेलते हैं क्रिकेट नहीं, केवल हॉकी खेलते हैं क्रिकेट नहीं। कोई फालतू कमेंगे, पढ़ने के बाद बात करें। तो मेरे भाई टोटल हॉकी खेलने वाले 60 बच्चे हैं और मैं पूछ रहा हूं ओनली हॉकी, ओनली हॉकी मतलब जो क्रिकेट नहीं खेलते। तो अगर हॉकी में क्रिकेट ये वाले क्रिकेट भी खेलते हैं तो मुझे चाहिए वो जो केवल हॉकी खेलते हैं क्रिकेट नहीं। तो 60 में से 40 पाएंगे कितना बचेगा भाई 20, यानी 20 बच्चे वो हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं, 20 बच्चे मेरे बच्चे वो हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हां जी, इसी भाई को लोग कहते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। एक शब्द होता है मेरे बच्चों जिसे हम कहते हैं क्रिकेट एंड हॉकी। इस एंड शब्द का मतलब होता है वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को और साधारण शब्दों में कहते हैं कॉमन, और साधारण शब्दों में कहते हैं उभयनिष्ठ, 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 यानी वो बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों में जुड़े हैं वो बच्चे हैं 40, यानी कि दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर मेरे पेपर में शब्दों का इस्तेमाल करूं क्रिकेट और हॉकी, ओआर हॉकी, इस और का मतलब होता है या क्रिकेट या हॉकी। तो क्रिकेट और हॉकी का मतलब है वो बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी कुल मिला के खेलते हैं, यूनियन, यूनियन, यूनियन का मतलब कुल मिला के खेलते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी में वो सारे बच्चे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं 40,
यानी ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी और ओनली हॉकी हो गया, और क्रिकेट एंड हॉकी बोथ। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले 40 है, केवल हॉकी खेलने वाले 20 है, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले 40 है। तो 40 40 80 और 20 यानी कुल मिला के 100 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी की यूनियन में आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं। यहाँ में सब कुछ शामिल होता है, एंड में केवल कॉमन वैल्यू शामिल होती है। हाँ जी ठीक है भाई, किसी महीने को लोड लगाते हैं 10 कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए मेरे बच्चों, अब कहीं को आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी बात समझ आ गई अब मैं ये पूछूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी, ऐसे कितने बच्चे जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी, नाइदर क्रिकेट नॉट हॉकी, नाइदर क्रिकेट नॉट हॉकी, ना क्रिकेट ना हॉकी, ना हॉकी, ना क्रिकेट ना हॉकी, कितने ऐसे बच्चे हैं? तो मेरे भाई ये देखो टोटल कितने बच्चे हैं, 140 है। इसमें से उन बच्चों की संख्या हटा दो जो क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं, यानी इनका यूनियन क्रिकेट और हॉकी का यूनियन वो कितने हैं 100, तो 140 में से 100 बच्चे हटा देंगे तो बाकी बचे 40, 40 वो होंगे जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी खेलते हैं, जो ना क्रिकेट खेलते हैं मेरे बच्चों ना हॉकी खेलते हैं। तो ये है वेन डायग्राम का मूल स्वरूप, ये है मेरे बच्चों वेन डायग्राम का मूल स्वरूप। अब जरा इस पे कुछ फार्मूले लिखवा देता हूं। मेरे बच्चों आप कैसे देखोगे, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं। देखिए एनसी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज हॉकी, हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट वो खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं। एनएच का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज हॉकी, जो हॉकी खेलते हैं। ऐसे मेरे बच्चे का शब्द रहता है हॉकी एंड क्रिकेट, इसका मतलब होता है कॉमन एंड, इसी का एंड होता है हॉकी एंड क्रिकेट, मतलब हॉकी और क्रिकेट में दोनों में जो कॉमन है। तो ये रहता है इसका मतलब नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज बोथ गेम, हु प्लेज बोथ, जो दोनों गेम खेलते हैं। और मेरे जो एक होता है हॉकी यूनियन क्रिकेट, इस उल्टे साइन को इंटरसेक्शन लिखते हैं, उल्टे यू को इंटरसेक्शन माने कॉमन, और मेरे इसको लिखते हैं यूनियन, जो अभी याद होता है। यूनियन का मतलब है नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज हॉकी और क्रिकेट, हु प्लेज हॉकी और क्रिकेट। ये मेरे फार्मूला की शब्दावली होती है, और यहाँ फार्मूला बनता है हमेशा कि भैया हॉकी और क्रिकेट कितने खेलते हैं। इसका सूत्र होगा जो बच्चे हॉकी खेलते हैं, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से उन बच्चों की संख्या घटा दो जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो ये कुल मिला के आ जाएगा यूनियन। जैसे इस सवाल में अगर हम बात करें तो उन बच्चों की संख्या बताइए जो मेरे बच्चों क्रिकेट खेलते हैं 80 80, उन बच्चों की संख्या बताइए जो हॉकी खेलते हैं 60 80 और 60 जोड़ दिया। अब इसमें से उन बच्चों की संख्या घटा दो जो दोनों गेम खेलते हैं, तो 80 और 60 140 100, तो यानी 100 बच्चे ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं, या तो मेरे क्रिकेट खेलते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, मुझे पता है बहुत समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो, भागने की कोशिश करो। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कुल मिला के कितने बच्चे हॉकी और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका मतलब होगा इन दोनों के जोड़ में से ये घटा देना। क्यों घटा देना, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, भाई हॉकी और क्रिकेट कुल मिला के कितने खेलते हैं, तो ये 60 डाटा है, ये ओनली क्रिकेट, ये क्रिकेट, ये केवल हॉकी, तो ये सारा जो डाटा ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा क्रिकेट और हॉकी मिला के खेलने वाले। अब कहानी क्या होती है कि एक ये वाला जो डाटा है ना, ये जो कॉमन वाला एक बार तो जुड़ना चाहिए इसके अंदर, लेकिन दूसरी बार ये बाकी का हिस्सा लेना चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो जब हम इन्हें जोड़ते हैं ना, तो ये जो कॉमन वाला हिस्सा 40 ये 60 के अंदर भी मौजूद है और इस 80 के अंदर भी मौजूद है, तो एक बार तो इसे शामिल करना चाहिए, लेकिन दूसरी बार 60 में ये शामिल नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। तो दूसरी बार टोटल निकालने के लिए ये वाला हिस्सा चाहिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, है ना। और अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा तो एक बार आप पूरा ले लीजिए, दूसरी बार केवल ले लीजिए। तो होता क्या है कि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 22 में भी है, 40 इसमें भी, तो बेटर तरीका है कि इन दोनों को जोड़ो, इसमें से कॉमन हटा दो, तो आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आइए मेरे बच्चे अब इन धीरे धीरे सवाल उठाने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इस परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन मैथ इज 35%। 25% छात्र इंग्लिश में फेल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन इंग्लिश 25%। और कह रहा है दोनों विषयों में, यानी मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं वो है मेरे बच्चे 10%। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा उन बच्चों की संख्या बताओ जो मैथ और इंग्लिश में कुल मिला के, मैथ और इंग्लिश यानी इनका यूनियन बताओ कुल मिला के बच्चे कितने जो मैथ और इंग्लिश में फेल हुए। तो इसका फार्मूला मैथ में फेल होने वाले, इंग्लिश में फेल होने वाले, माइनस में मैथ और इंग्लिश में इंटरसेक्शन। तो मेरे बच्चों मैथ में फेल होने वाले 35 है, इंग्लिश में फेल होने वाले 25 है, दोनों में फेल होने वाले 10 है। 35 और 25 तीनों पास 60% में से 10% घटाएंगे, मेरे बच्चों 50%, यानी मेरे बच्चों 50% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में कुल मिला के फेल हुए। तो सवाल में ये कह रहा है कि टोटल बच्चे कुछ नहीं तो 100% लेंगे, 100% 100% लेंगे, इसमें से 50% बच्चे वो हैं जो मैथ या इंग्लिश में फेल हुए। तो बाकी कौन से बच्चे होंगे, बाकी वो बच्चे होंगे जो मैथ में फेल होंगे, इंग्लिश में फेल हुए, मतलब 100 में 50 गया 50, तो बाकी 50% बच्चे वो होंगे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए। मेरे प्यारे बच्चों ये तो तरीका है सवाल को सोल्व करने का फार्मूले से। अब हम चर्चा करते हैं इस सवाल को वेन डायग्राम से कैसे सोल्व किया जाए, क्योंकि हमें धीरे धीरे दोनों ही चीजों पे पकड़ बनानी है, और छोटे सवालों में वेन डायग्राम बहुत काम करेगा, बड़े सवालों में फार्मूला भी काम करता है। देखिए दो चीजें, तो एक मान लो मेरे बच्चों मैथ में फेल होने वाले 35% है, एक मान लो इंग्लिश में फेल होने वाले 25% है, और मेरे बच्चों दोनों में फेल होने वाले 10%। तो कुल मिला के कितने फेल हुए मैथ इंग्लिश में, उसका तरीका 35 और 25 का जोड़ोगे 60 60 में से 10 हटा दो तो आंसर आएगा 50, यानी 50% भाई ऐसे बच्चे हैं जो मैथ इंग्लिश में फेल हुए। तो 100 में से 50% हटा देंगे तो बाकी 50% कौन से होंगे, वो होंगे जो दोनों में पास हुए। अगर मुझे केवल मैथ में कितने फेल हुए 35 में 25%, केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए 25 में 15%। सो दीस आर योर आंसर माय डियर। आइए भाई कहते हैं परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में। ठीक है दो गोले बनेंगे, सवाल में कह रहा है 65% बच्चे ऐसे जो मैथ में पास हुए, 48% बच्चे फिजिक्स में पास हुए, और भैया दोनों में कुल मिला के 30% बच्चे जो पास हुए। तो जोड़ेंगे तो 65 और 48 का जोड़ेंगे आपके पास 13 6 10 11 है ना। 113% में से 30% हटा दीजिए, 30% हटाएंगे तो आएगा 83%, यानी 83% बच्चा ऐसा होगा जो मैथ या फिजिक्स में कुल मिला के पास हुआ है। 83% बच्चा ऐसा जो मैथ इंग्लिश में कुल मिला के पास हुआ है, जिसमें मैथ वाले भी आ गए, इंग्लिश वाले भी आ गए, मैथ और इंग्लिश दोनों वाले भी आ गए। हां जी, तो भाई टोटल इसे फार्मूले से निकालने के लिए आएगा nm + np - n m इंटरसेक्शन p फार्मूला लगाना। तो 100% में से 83% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए, तो किसी न किसी एक सब्जेक्ट मैथ में वो केवल या केवल इंग्लिश में केवल फिजिक्स में होगा दोनों। तो बाकी 17% होंगे, बाकी 17% वो बच्चे होंगे मैथ फिजिक्स दोनों में पास हुए। तो ऑप्शन ए कहता है ये विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और मेरे नन्हे बच्चों कह रहा है 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 10% मेरे भाइयों बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। मैं जानना चाहूं कि उन बच्चों की संख्या बताओ जो क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, मतलब इनका यूनियन बताओ। तो क्या तरीका होगा 50 और 40 90 में से 10 घटाएंगे 80, यानी 80% बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, आइदर दे विल प्ले क्रिकेट मतलब ओनली क्रिकेट और ओनली फुटबॉल और क्रिकेट फुटबॉल बहुत 80%। तो टोटल बच्चे कितने 100%, जबकि परसेंटेज की कहानी तो कुल मिला के बच्चे 100% है, उसमें से 80% ऐसे रखते हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, मतलब कुल मिला के यूनियन, यानी या तो केवल क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों। तो भाई बाकी बच्चे कितने 20%, तो 20% वो होंगे जो ना क्रिकेट खेलेंगे ना ही फुटबॉल खेलेंगे, यानी मेरे 20% राइट आंसर। कहते हैं 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं, और भाई 10 लोग ऐसे हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो भैया कह रहा है उन लोगों की संख्या तो हिंदी या तमिल, हिंदी या तमिल का यूनियन, हिंदी यूनियन तमिल, इसकी वैल्यू जानना चाह रहा हूं। तो सीधा सा तरीका 50 और 20 70, 50 और 20 70, 70 में से 10 हटा दोगे 60, यानी 60 बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी या तमिल बोलते हैं। बड़ा सीधा सा तरीका बताया, ये जो 10 है ये दो बार काउंट होगा, इस 50 में भी 10 शामिल है और 20 में भी 10 शामिल है। एक बार तो लेना है भाई, ये लेना है ये लेना है ये लेना है, तो इस 50 के अंदर ये भी शामिल है ये भी शामिल है, लेकिन इस 20 में से मुझे ये लेना है, ये दोबारा नहीं लेना।
तो करेंगे क्या 50 और 20 का जोड़ करके जो ये चीज है ये घटा देंगे। फॉर्मूले में भी आप यही करते हैं, कहते हैं परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए, 60% बच्चे मैथ में पास हुए, 55% बच्चे अंग्रेजी में इंग्लिश में पास हुए। और कह रहा हर कोई विद्यार्थी ऐसा जो किसी न किसी विषय में पास हुआ है, हर कोई विद्यार्थी ऐसा जो किसी न किसी विषय में पास हुआ है, यानी यूनियन जो है ना मेरे बच्चों वो 2100 यूनियन 2100 परसेंट, कह रहा हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ। तो फार्मूला होता है मैथ और इंग्लिश है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ यूनियन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ एंड इंग्लिश इंटरसेक्शन। अब देखिए मेरे बच्चों मैथ यूनियन इंग्लिश की बात करें तो क्या हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है, यानी 100 के 100% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ इंग्लिश में पास हुए। मैथ में कितने पास हुए 60, इंग्लिश में पास कितने 55%, तो कॉमन की वैल्यू क्या होगी 60 115 115 में से हो गया तो x की वैल्यू आ गई 15%, यानी 15% बच्चे वो हैं जो कॉमन में पास हुए। अब यहाँ कैसे निकालें तो इन दोनों में जोड़ लो 60% कितना हो गया 115, तो इस हिसाब से 115 बच्चे पास हुए, लेकिन सच ये है कि 100% बच्चा ही पास हुआ, तो ये 15% फालतू कहां से आ रहा है, ये वो 15% है जो इधर भी काउंट हो गया और इधर भी काउंट हो गया, इस वजह से। हां जी जो भाई अभी भी इस बात को नहीं समझते वो ऐसे करें कि मान लेते हैं कि मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला के x बच्चे पास हुए, तो केवल मैथ में कितने पास होंगे 60 माइनस x, और केवल इंग्लिश में तो भैया पूरा इंग्लिश 55 में से x घटाएंगे, केवल इंग्लिश 55 माइनस x, तो टोटल बचे कितने 60 माइनस x प्लस x 55 माइनस x, और टोटल बचे 100%। अब भाई x से x कटा यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे वही 15, यानी परसेंटेज 15% है। हां ना, देखिए धीरे धीरे सही सही बात पल्ले पड़ती मैं भी जानता हूं, आप लेकिन अभी इस पे फोकस करिए। अब देखो मेरे बच्चों इस सवाल में एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं, कहते हैं 60 बच्चों की क्लास है, कहते हैं 60 बच्चों की टोटल क्लास में 40% केवल हिंदी बोलते हैं, ओनली हिंदी वाले 40% है, 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं, और कह रहा है बाकी बच्चे ऐसे दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं, मेरे ऐसे समझो। अब देखो जो फार्मूला है ना हमारा फार्मूला है भाई जैसे क्या क्या इसमें हिंदी और दूसरा इंग्लिश, तो हिंदी यूनियन इंग्लिश ये बराबर होगा हिंदी इंग्लिश हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई सा फार्मूला ऐसा नहीं था जिसमें हम ये कहते हैं ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश का, ये कंप्लीट हिंदी का कंप्लीट इंग्लिश का, ये दोनों का कॉमन है, तो ये सवाल फार्मूले से फंस जाएगा, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया फर्स्ट डायग्राम खुद से डायग्राम क्यों परेशान हो जाए, ये सवाल है थोड़ी सी मेहनत अगर आप इस पे कर दोगे तो डायग्राम से जल्दी निकल जाएगा। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि भाई टोटल है बच्चे 100%, ये बच्चे हैं 25%, ये बच्चे 40%, तो 40 और 25 कितने हो गए 65%, तो 100 में से मेरे बच्चे 65% घटा दोगे तो बचे कितने 35%, यानी इसका मतलब ये हुआ भाई 35% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, 35% बच्चे मेरे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन है। अब मैं आपसे सवाल नहीं पूछना चाहता हूं हिंदी कितने बच्चे पढ़े इंग्लिश कितने बच्चे बोलते हैं, तो इंग्लिश कितने बच्चे बोल रहे हैं ये अब आपके लिए आसान है, कैसे टोटल जोड़ोगे तो 25 और 35 का जोड़ कितना हुआ 50, तो 50% मेरे बच्चों हिंदी हिंग्लिश बच्चे बोलते हैं, 35 और 25 कितना 50 60% वहां पर, यानी 60% बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई। हां जी रोहित 60% बच्चे ऐसे हैं जो आपके इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मुझे कितने घंटा कितने बच्चे तो भाई टोटल बच्चे कितने हैं 60, तो 60 का 60% निकालो मेरे भैया 36, यानी 36 बच्चे ऐसे मेरे बच्चों जो अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हैं। मेरे को हिंदी कितने बोलते हैं 40 35 75% हिंदी बोलते हैं। हां जी समझे मेरी बात। अब इस बात है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 45 विद्यार्थी म्यूजिक पसंद करते हैं, देखो जी 45 विद्यार्थी म्यूजिक पसंद करते हैं और मेरे बच्चे 50 विद्यार्थी डांस पसंद करते हैं, 50 विद्यार्थी डांस पसंद करते हैं, 5 विद्यार्थी कुछ भी पसंद नहीं करते, यानी टोटल बच्चे हैं 60, टोटल बच्चे 60। हां जी उसमें से 5 बच्चे ऐसे जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो मतलब डांस या म्यूजिक को मिला के 55 पसंद करते हैं, यानी एन म्यूजिक यूनियन डांस म्यूजिक के डांस में जो कुल मिला के संख्या है 55 है। तो अगर मैं इसको फार्मूले से पढ़ना चाहूं तो फार्मूला लिखोगे एन म्यूजिक यूनियन डांस एन म्यूजिक एंड डांस माइनस एन म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस। तो देखो म्यूजिक यूनियन डांस कितने में भाई 55, म्यूजिक कितने पसंद करते हैं 45, डांस कितने पसंद करते हैं 50 माइनस म्यूजिक यूनियन डांस ये कितने में भाई ये मैं निकालना है वाली एक्स है, तो 50 का 5 40 40 बचा भाई 40 बचा 95 और 40 बचा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 40, यानी 40 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बच्चे दोनों चीजों को पसंद करते हैं म्यूजिक को भी और डांस को भी। हां जी ये तो है डिटेल। अगर मेरे भाई इसको सॉर्ट करना है, अगर मेरे बच्चे को सॉर्ट करना है, अगर मेरे बच्चे को सॉर्ट करना है तो आपको ये बताइए 60 बच्चे थे 5 इसमें से कुछ पसंद नहीं करते, 55 बच्चे टोटल मिला के यहां कितने बच्चे हो गए 50 और 45, तो ये हो गए भाई 95 बच्चे, जबकि एक्चुअल में तो 55 बच्चे, तो 95 क्यों आ रहे हैं यानी 40 ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि 40 एक ऐसा आंकड़ा होगा जो इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ दिया, जबकि एक ही बार जोड़ा था दो बार नहीं, क्यों क्योंकि एक बार ये जोड़ दिया, तो अगली बार जो आंकड़ा लेना था ना वो लेना था जिसके अंदर 40 नहीं ये वाला तो 40 को दो बार जोड़ दिया, इस 50 में 40 में एक ही बार लेना था तो एक बार घटा दिया आंसर आ गया। तो 40 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम पसंद मतलब गेम कह रहा हूं मैं म्यूजिक को डांस पसंद करते हैं। करिए बाबू ये बाबू कहते हैं गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय, कहते हैं 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास हर एक के पास गाय, 60% ऐसे जिनके पास गाय, 30% के पास भैंस है बफेलो है, और 15% ऐसे मेरे जिनके पास गाय भैंस दोनों गाय भैंस दोनों। हां जी गाय भैंस दोनों। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ कुल अपनी बात मेरे सामने रखना कि टोटल बच्चे कितने 60 और 30 90 60 और 30 90 बच्चे, इसमें से 15 ऐसे जो दो बार जोड़ेंगे 15 हटा दो तो कुल मिला के बचे कितने 75, यानी 75% बच्चे ही ऐसे हैं जो या 75% घर ऐसे जिनमें गाय या भैंस रहती है, काऊ यूनियन भैंस है, काऊ यूनियन बफेलो है ना जी भाई राम कहां है राम जी कहां हो राम जी है। तो मेरे बच्चों 75% घर ऐसे जिनमें कोई ना कोई जानवर है, गाय है या भैंस है या गाय भैंस दोनों है, तो गाय यूनियन भैंस आ गया 75%, मतलब 100% घरों में से 75% घरों में कोई ना कोई जानवर है, तो बाकी कितने बचे 25%, तो बाकी 25% घर ऐसे जिनमें कोई जानवर नहीं होगा, मतलब टोटल घर कितने रखे 96 सर हाईलाइट करके दिखा दिया तो नजर पड़ता है। सवाल में कहा कुल मिला के 96 घर है, इधर 96 फैमिलीज, अगर कुल मिला के 96 फैमिली गांव में तो भाई कहानी बताओ क्या होगी, तो कह रहा 25% घरों में कोई जानवर नहीं, 25% घरों में कोई जानवर, 25% के बच्चे नहीं बचे 4 24, तो 24 घर में भाई ऐसे में कोई जानवर नहीं, 24 घर ऐसे में बच्चे में कोई जानवर नहीं। हां जी पढ़िए तक थई 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 था तक थई थई तक थई था ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ कुछ बातें करता हूँ नन्हे मुन्ने भाइयों। अब आपकी बारी है देखिए अब मैंने सीधा सवाल का आंसर निकाल लो, कहते हैं 67% छात्र गणित में पास हुए 53% अंग्रेजी में पास हुए 25% दोनों में पास हुए, तो भैया कितने बच्चे टोटल निकाल लो भाई 67% मुझे निकालना है मैथ और इंग्लिश दोनों में यूनियन की वैल्यू क्या है, तो भाई मैथ में कितने हुए इंग्लिश में कितने हुए और मैथ और इंग्लिश दोनों में इंटरसेक्शन कितने, तो मैथ में मेरे बच्चे 67% इंग्लिश में मेरे बच्चे 53% मैथ और इंग्लिश दोनों में 25%, तो ये आएगा 7 3 10 7 11 12 माइनस 25 95, यानी 95% बच्चे ही कुल मिला के कहानी कर रहे हैं मैथ या इंग्लिश में 95% ही यूनियन में बच्चे, यानी मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले टोटल बच्चे 95। हमने भी डायरेक्ट डायग्राम में ये सीखा भाई मैथ में 67 है उसमें 53 टोटल बच्चे हो गए 120, इसमें से 25% ऐसे बच्चे जो दोनों में पास है तो एक बार घटा दो तो 95% बच्चे आ गए भाई कुल मिला के, तो टोटल 100% बच्चे होते हैं हां तो 100 में से 95% हुआ तो किसी न किसी में पास है तो बाकी कितने बचे 5%, तो 5% वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए फेल हुए, क्योंकि 95% में वो बच्चे हैं जो मैथ में पास हुए या इंग्लिश में पास हुए दोनों में पास हुए दोनों सब्जेक्ट, तो बाकी 5% कौन से होंगे जो किसी में पास नहीं हुए और किसी में पास नहीं हुए तो मतलब फेल हुए, तो 5% बच्चे टोटल बच्चों का मिला के फेल हुए 5% की फ्रैक्शन 1/20 मतलब अगर टोटल स्टूडेंट 20 है, अगर मेरे भाई टोटल स्टूडेंट 20 है तो 1 मिनट बच्चा कुल मिला के फेल हो गया दोनों, लेकिन 200 बच्चे दोनों में फेल हुए तो 1 मिनट 200 बच्चे हैं तो भैया 20 मिनट की वैल्यू 20 में 200 तो आएगा 4000 है कितने छात्र गणित में पास हुए तो अच्छा 20 मिनट की वैल्यू कितनी 200 4000, यानी अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाएगा कि टोटल बच्चे कितने तो आपका जवाब होगा टोटल स्टूडेंट जो है सर
टोटल स्टूडेंट है कितने सर 4000। लेकिन सवाल तो पूछा है वो आसान सी बात पूछा है। वो कह रहा है कि दोनों फेल हुए कितने बचे 5%, यानी 5% की वैल्यू 200 है, मेरे बचे 1% की वैल्यू 200 बटे 5 यानी 40 बचे। तो क्या उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो गणित में पास है, लेकिन केवल गणित में पास है, केवल गणित में पास है। तो मेरे बच्चे तो मैथ में कितने पास है 67, इस 67 में से 25 बच्चे वो भी तो है जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास है, तो भैया 67 में से 25 हटा दो तो 7 5 गया तो 6 में हो गया 4, तो 42% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास है। तो 42% की वैल्यू कितनी, तो 1% की वैल्यू 40 तो 42 की कितनी 1680 है ऑप्शन, तो आंसर है 1680। ये मेरा आंसर हो गया। जिन भैया को पहले कम पड़ा है उनको दोबारा से समझा देता हूं बिना बना के भी, कितना उदास ना हो भाई। सिंपल बात कर रहा है, मैथ है, दूसरा इंग्लिश है। मैथ में 67% बच्चे पास होते हैं, इंग्लिश में 53%, दोनों में 25%। तो टोटल यहाँ से निकालोगे 95% पास हुए तो 5% फेल हुई। अब क्या केवल मैथ, तो भैया केवल मैथ केवल 67 में से 25 हटाएंगे तो कितना 42%, यानी 42% बच्चा ऐसा है जो केवल मैथ में पास है। तो 1% 40 तो 42% की वैल्यू 1680, दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट, योर राइट आंसर। हां ना, ये मेरे पेरेंट्स में आंसर करिए भैया। आइए मेरे पेरेंट्स कह रहा है कि एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, हिंदी में फेल हुए भाई 48% बच्चे, ध्यान से समझना। 32% छात्र हिस्ट्री में फेल हुए, हिस्ट्री में 32% बच्चे फेल हुए, इसे नोट कर देते इतिहास को। 20% बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास हुए की संख्या कितनी, कुल छात्रों की संख्या कितनी, भाई देखो 48 32 करेंगे 80 80 में से 20 घटाए 60, यानी टोटल को मिला के 60% बचा है जो दोनों मतलब कुल मिला के फेल हुआ किस में, हिंदी यूनियन इतिहास में 60% बचा है। तो मेरे टोटल 100% में से 60% हटा देंगे, बचा 40%। यार नहीं मेरे भाई 40% की जो फ्रैक्शन है ना मेरे भाई, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 880 लोगों को, तो 1% की फ्रैक्शन हो गया 880 बटे 40। तो क्या कुल छात्रों की संख्या, तो टोटल छात्र 100% में 100% की वैल्यू कितनी, 0 से 0 22 22 मेरा आंसर। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है मेरे, बहुत सुंदर। कहते हैं परीक्षा 600 छात्रों ने परीक्षा दी, 35% छात्र भौतिकी में फेल हुए, 45% छात्र रसायन में फेल हुए और भाई 20% छात्र दोनों फेल हुए, तो बताइए दोनों विषयों में कितने पास हुए। तो भाई देखो 35% तो है, चलो मैं डिटेल बता रहा हूं। अब पता है आंसर खड़ा खड़ा आना चाहिए गोली गेट की स्पीड से, और तुम्हारा समय नहीं खराब होना चाहिए। क्या भैया फिजिक्स में 35% बच्चे फेल हुए, 45% बच्चे केमिस्ट्री में फेल हुए और 20% बच्चे दोनों फेल हुए, 20% बच्चे दोनों फेल हुए। तो टोटल कितने 45 35 70 80 80 में से 60% बच्चे को मिला के फेल हुए। तो भैया टोटल 100% है, 100% में यूनियन 60 है, तो बाकी 40 कौन से हुए, वो जो दोनों में पास हुए होंगे। तो दोनों में जो पास हुए हैं वो 40% है और हमें 600 टोटल बच्चे रखे, तो 600 का 40% निकालना है, 624 240 मेरे बच्चे, मेरा आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने मेरे करीब 240 जो राइट आंसर, 240 राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, जबरदस्त लैंग्वेज। मैं इस सवाल को समझाने से पहले आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि दो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश सिर्फ समझने की कोशिश करना। अगर मेरे बच्चे में आपको ये कहूंगा मेरे टोटल बच्चों की संख्या बताओ कितनी है, यूनियन को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप कहेंगे ये यूनियन है सर, ये यूनियन है, ये मेरे पेरेंट्स यूनियन, ये मेरे नन्हे मुन्ने पेरेंट्स यूनियन, ये क्या है यूनियन, इस बात को ध्यान रखना। ये रिप्रेजेंट पता किसे कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन हिंदी यूनियन इंग्लिश को, ये है वो सारा डाटा हिंदी यूनियन इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्लीट थोड़ा गैप तो थोड़ा लाइन बाहर चली है। अब मेरे बच्चों में कुछ जानना चाहता हूं आपसे, कुछ समझना चाहता हूं, उसकी तरफ दिमाग लगा रहा हूं। मैं कहूं कि भाई 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए, सब लोग ध्यान से सुनो, 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए, 20 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए और यार 25 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, 25 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। हाँ जी मानते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ओनली, बड़े शब्दों को ध्यान से सुनना, ओनली पास इन हिंदी, केवल हिंदी में पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या है, कोई भी डाटा लेके मैं बात समझा दी आपको, आपने कहा 40, केवल हिंदी में पास होने वाले बच्चे 40, ठीक है जी, ओनली पास इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में पास होने वाले, तो आपने कहा सर ये भी बात आसान है, 25 साल लिखाई। अब मैं आपको टोटल स्टूडेंट कितने हिंदी में लिखता हूं, भाई कुल छात्र कितने, तो आप कहोगे सर कुल छात्र अगर आपको पढ़ने हैं तो आप 40 जमा 20 जमा 25 5 2 4 2 6 2 8 85, यानी 85% बच्चे ऐसे हैं, मतलब टोटल को मिला के 85 बच्चे मेरे, टोटल को मिला के मेरे बच्चे कितने 85 बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने पेरेंट्स को मिला के 85 बच्चे, कितने बच्चे भाई 85, कुल मिला के मेरे भाई 85 बच्चे, इस बात को ध्यान रखिए, कुल मिला के 85 बच्चे, ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ओनली फेल इन रीजनिंग ना, ओनली फेल इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए ये मैं जानना चाहता हूं, केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, केवल हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए, ओनली फेल इन इंग्लिश, ठीक है। इसका मुझे सोच समझ के उत्तर देना, कोई रटबाजी नहीं, कोई तरीका और फालतू नहीं लगाना। तो आप कहोगे सर एक क्लास है, क्लास में कुल मिला के 85 बच्चे, 85 बच्चों में बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना क्योंकि पूरा निचोड़ यहीं से निकलेगा। इन 85 बच्चों में सर 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए, केवल हिंदी में पास हुए 40 बच्चे, मेरे बच्चे तो सब्जेक्ट कितने, दो, तो जो बच्चे केवल हिंदी में पास हुए हैं इसका मतलब इंग्लिश में फेल नहीं हुए, इंग्लिश में फेल नहीं होंगे, बोलो मेरे बच्चे जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, क्या मतलब ये नहीं केवल इंग्लिश में फेल हुए, भाई दो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश। सवाल में कह रहा है 40 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए, केवल हिंदी में पास हुए 40 बच्चे, यानी दो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, इसमें 40 ऐसे जो केवल हिंदी में पास हुए, यानी इंग्लिश में पास नहीं हुए। इंग्लिश में पास नहीं हुए का मतलब ये तो हुआ कि केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए 40, नहीं। आप ये कमेंट करके बताओ, मेरी बात समझिए भाई, ये दोनों आपके पास एक हिंदी एक इंग्लिश, हाँ जी मेरी बात समझे। मैं कह रहा हूं कि केवल हिंदी में फेल होने वाले बच्चे 40 है, तो जो बच्चे केवल हिंदी में फेल हुए हैं, केवल 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 हिंदी में फेल हुए हैं, इसका मतलब वो दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, दूसरा सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो इसका मतलब केवल हिंदी में फेल होने वाले केवल इंग्लिश में पास होने वाले ही, या मैं कहूं कि केवल हिंदी में पास होने वाले, यानी दो सब्जेक्ट केवल इंग्लिश, सॉरी दो सब्जेक्ट केवल हिंदी में पास हुए तो इसका इंग्लिश में फेल हुए, तो केवल हिंदी में पास होना मतलब ये बच्चे केवल हिंदी में पास हो पाए, इंग्लिश में फेल हुए। तो मेरे बच्चों में आपको ये कहना चाह रहा हूं अगर दो सब्जेक्ट है तो जो नंबर ओनली पास इन हिंदी होगा ना वही ओनली फेल इन इंग्लिश होगा, और ओनली पास इन इंग्लिश होगा ना वही होगा जो ओनली फेल इन हिंदी होगा, फेल इन हिंदी। देखिए शब्दों का जंजाल है, जितना प्यार से समझो उतना बेटर, बार-बार लैंग्वेज छोड़िए। अब कमेंट करके बताओ कितने बच्चे बात से सहमत हैं, जल्दी से वेरी गुड। यानी दो ही चीजें हैं भाई, मैं ऐसे कहूं कि ये आइसक्रीम है, ये बर्गर, बहुत ध्यान से सुनो, ये आइसक्रीम, ये बर्गर, 20 बच्चे जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई है, 10 बच्चे ऐसे जिन्होंने दोनों खाए और 30 बच्चे ऐसे या 15 बच्चे ऐसे जिन्होंने केवल बर्गर खाया। तो मेरे बच्चे ये बताओ कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने बर्गर नहीं खाया, कितने, तुम गाली कमेंट में समझते हो कितने बच्चे बच्चों ने बर्गर नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, नहीं खाया, तो ढक्कन हो, एक बात बताओ मूर्ख हो गया, कमेंट मार रहे हो मुझे, इन सबने बर्गर खाया कि नहीं खाया, आप यहाँ से सारे बर्गर खा रहे हैं क्योंकि बर्गर वाले बोले नहीं, अगर इन सबने बर्गर खाया है तो इसका इन्होंने नहीं खाया क्योंकि बर्गर है ही नहीं, तो इसका मेरा आंसर हुआ 20, यानी जिन्होंने बर्गर नहीं खाया उनकी वैल्यू हुई 20। हाँ जी। अब मैं आपको ये कहूं कि भाई उन बच्चों की संख्या बताओ, बच्चों की संख्या बताओ, क्या बताओ जिन्होंने केवल आइसक्रीम चूसी,
बताओ तो आप कहोगे सर यही तो वो बच्चे जिन्होंने केवल आइसक्रीम चूसी है, ये वाले। और ये वाले कौन है? ये वो है जिन्होंने आइसक्रीम तो चूसी लेकिन साथ ही साथ बर्गर भी खा लिया। तो ये तो वो है जिन्होंने बर्गर और आइसक्रीम दोनों खाया। मैं वो चीज जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाया या खाई। अरे भाई जिन्होंने बर्गर नहीं खाया, केवल उन बच्चों ने जिन्होंने बर्गर नहीं खाया, तो 20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बर्गर नहीं खाया। ये वही है जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई थी। यही मैं यहाँ पे डॉक्टर समझाने की कोशिश कर रहा था ब्रो कि केवल हिंदी में जो पास हुए इसका मतलब वो इंग्लिश में फेल हुए, और जो इंग्लिश में पास हुए इसका मतलब वो हिंदी में फेल हुए। बस ये बात कह रहा था और कुछ थोड़ी दे रहा था। अब इस सवाल को पढ़ो, इस सवाल को बहुत ही जबरदस्त सवाल, मतलब देखते ही मजा आ जाए सवाल ऐसा। सवाल में कह रहा है परीक्षा में 80% छात्र गणित में पास हुए, 65% छात्र तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। मान लिया पास हुए, चलेगा। अब कह रहा है 150 स्टूडेंट को पास ओनली मैथ्स, पास ओनली इन मैथ। मैंने अभी समझाया कि अगर दो सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश, है ना, मैथ और रीजनिंग, तो जो बच्चे केवल मैथ में पास हुए हैं वो फेल हुए होंगे इन रीजनिंग, फेल ओनली इन रीजनिंग, ओनली फेलिंग, फेल ओनली इन रीजनिंग, फेल ओनली इन रीजनिंग। तो मेरे भाई इस बात को समझो, कंपैरेटिव लगा दो कि जो बच्चे केवल मैथ में पास हो रहे हैं वही बच्चे तो केवल रीजनिंग में फेल हो रहे हैं, केवल रीजनिंग में फेल हो रहे हैं। और उसने आपसे यही तो पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन रीजनिंग, तो कितने बच्चे ऐसे जो रीजनिंग में फेल हो रहे हैं? 150 सोचना क्या है, एक सेकंड का सवाल है। अब आप देख सकते हैं सीएचएस 2022 का क्वेश्चन है, बच्चों का दिमाग घूम गया होगा इस सवाल को, लेकिन आप विद्वान बच्चे समझदार बच्चे चुटकी में सवाल क्रैक कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों आते हैं 3 वालों पे, यहाँ कहानी 2 की थी। आइए भाई मैंने एग्जांपल से समझा देता हूँ मतलब क्या होता है। देखो यार 3 चीजें होंगी इस बार, डाटा बदल देते हैं, गोलों का रंग बदलते हैं, रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा, रंग बदलते हैं भाई मेरे बच्चों। आओ भाई ये तो है बिस्किट खाने वाले, बिस्कुट खाने वाले से बी से नोट कर देंगे। ये भैया आइसक्रीम खाने वाले से आई से नोट कर देंगे, आइसक्रीम आइसक्रीम खाने वाले से हम आई से नोट कर देंगे। और मेरे नंबर बच्चों ये है कौन से बच्चे, ये वो बच्चे हैं बिस्किट खाली आइसक्रीम खाने चॉकलेट कर देते हैं इनको, ये चॉकलेट खाने वाले, इसे हम सी से नोट कर देंगे, इसे हम आई से नोट कर देंगे। ठीक है अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहां जहां मैं पेन चलाऊं उस हिस्से को बताना क्या मतलब है, बताते रहना कमेंट में, मैं आंसर देता हूँ। मैं आपको कहूँ कि मुझे बताइए ये जो डाटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल इतना। तो आप कहेंगे सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल जिन्होंने केवल बिस्किट खाया, क्योंकि बिस्किट तो सबने खाया, लेकिन इसमें ये जो है ये ऐसे जिन्होंने और भी कुछ खा लिया है ना। लेकिन ये वाला जो डाटा है ये डाटा मेरे बच्चों ऐसा है जिन्होंने केवल 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 बिस्किट ही खाया, मेरे बच्चे ओनली बिस्किट का डाटा। मेरे बच्चों मैं आपको कहूँ कि मुझे ये बताइए ये बच्चे कौन है, अगर मैं ये कलर चला दूं तो पूरा सफेद रंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये वो बच्चे जिन्होंने केवल चॉकलेट खाई है। और मेरे बच्चे ये बताइए ये बच्चे कौन से, ये बच्चे कौन से, तो सर ये वो बच्चे जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई, ये वो बच्चे जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई। बहुत सिंपल, तुम तो समझदार हो। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा इन बच्चों की संख्या बताओ क्या है, ये बताओ, बोलो जवाब दो। तो मेरे भाई बात समझो बहुत प्यार से सुनना, ये कौन से बच्चे हैं? सर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिस्किट भी खाया, आइसक्रीम भी खाई है और चॉकलेट भी खा है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा है चॉकलेट का, यहाँ से आता है ये हिस्सा चॉकलेट का, ठीक है जी बिल्कुल सही है। तो सर ये वाला हिस्सा है इसका आइसक्रीम का और ये वाला हिस्सा है बिस्किट का, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिस्किट चॉकलेट और आइसक्रीम खाई है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वाला हिस्सा बताओ कौन सा है, तो आप कहेंगे वो हिस्सा जिसमें तीनों शामिल होते हैं, जिन्होंने बिस्किट चॉकलेट आइसक्रीम तीनों खाए। तो ये वो वाला हिस्सा मेरे बच्चे, इसका नंबर मैं उसका दूं एक कर दूं तो ये एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों का जिन्होंने बिस्किट भी खाए हैं, चॉकलेट भी खाए और आइसक्रीम भी खाई, ये उनकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी ऐसे मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ये वाली वैल्यू बताइए दो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने बिस्किट भी खाए, चॉकलेट भी खाए, आइसक्रीम भी खाए। लेकिन अगर इसमें से मैं ये डाटा हटा के सिर्फ इतना ही रखूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा उन बच्चों को जिन्होंने ओनली ओनली बिस्किट इंटरसेक्शन आइसक्रीम खाई, जिन्होंने केवल बिस्किट और आइसक्रीम खाई है, ये दो रिप्रेजेंट करेगा। क्या समझ पा रहे हैं? समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें कहूं तुम सा हंसी देखा नहीं। अब मेरे बच्चे ये बताना ये जो डाटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका नंबर 3 डाल दूं तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेरे बच्चे ध्यान देना 3 रिप्रेजेंट करेगा ओनली आइसक्रीम और चॉकलेट, आइसक्रीम और चॉकलेट। समझ गए? यानी ये 3 वो है जिन्होंने आइसक्रीम और चॉकलेट खाई है, बट क्या नहीं खाई है, बिस्किट नहीं खाई, क्योंकि ये लाल रंग वाला गुलाब जामुन जो है चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं होगा। अब मेरे भाई मैं कहूं तुम्हें, मैं अगर कहूं तुम सा हंसी देखा नहीं, भैया ये 4 है, तो मुझे बता दीजिए 4 का इस्तेमाल होगा, 4 का इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे 4 इस्तेमाल होगा सर ओनली बिस्किट एंड चॉकलेट, बिस्किट एंड चॉकलेट। अब मुझे बताइए कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई ना, केवल बिस्किट और चॉकलेट और कहीं यूज नहीं हुआ, क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ ना। तो ये मेरे बच्चे के शब्दों क्या होते हैं, अब आप चाहे तो मैं इस पे एक फार्मूला लिखवा देता हूं, मतलब आप समझ गए। देखिए अगर मैं ये लिख रहा हूं ना बिस्किट इंटरसेक्शन चॉकलेट, तो इसका मतलब बिस्किट और चॉकलेट कॉमन मिला के कितने बच्चे खाने वाले हैं वो है, तो बिस्किट इस सबको समझना। अगर मैं सिंपली कहूं कि बिस्किट और चॉकलेट का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा नंबर, तो भैया बिस्किट है यहाँ चॉकलेट है यहाँ, तो बाबू ध्यान ये दे देना, गड़बड़ झाले में मत जाना, बिस्किट और चॉकलेट खाने वाले हैं ये सारे बच्चे, वो बिस्किट भी खा रहे हैं और चॉकलेट भी खा रहे हैं, है ना, क्योंकि एक वाला भी ऐसा है बिस्किट भी खा रहा है चॉकलेट भी खा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जमा 4। लेकिन अगर मैं कहूं कि ओनली बिस्किट और चॉकलेट तो उसमें केवल 4 आएगा, ओनली में और टोटल में फर्क होता है, उस बात को समझना। अब मैं इसका शॉर्टकट लिखा दूंगा, शॉर्टकट पे फोकस है। 3 चीजें होंगी, मान लो ए बी और सी 3 चीजें, तो आपसे ऐसे पूछेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या इसकी वैल्यू बताओ, तो एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए यूनियन बी, माफ करना ए इंटरसेक्शन बी, ये ओनली नहीं है, ओनली अलग होता है, एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए। मैं अगर कहूं तुम सा हंसी देखा नहीं, और माइनस में रहता है मेरे बच्चे, यहाँ लिख देता हूं माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ना प्लस में रहता है। ये मेरे बच्चे का सूत्र था, मैं आपको दोनों ही तरीके से समझाता हूं, पहले आप सॉल्व करें। देखिए मेरे बच्चों अगर मैं सवाल को वेन डायग्राम से समझाने लगूं तो ऐसे करेगा भाई, 3 चीजें हैं मैथ इंग्लिश और हिंदी, ये 3 चीजें मैथ हिंदी और इंग्लिश। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरा 40% बच्चे मैथ में पास होते हैं, सॉरी फेल होते हैं मैथ में, 50% बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं, 30% बच्चे हिंदी में फेल होते हैं। अब इसके डाटा को फिट करते हैं, देखिए 30% है, 25% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों फेल हुए, मैथ और इंग्लिश 25% बच्चे फेल होते हैं, 15% छात्र इंग्लिश और हिंदी में, 15% छात्र इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी और गणित में, 22% छात्र मेरे बच्चों हिंदी और गणित में फेल हुए। यदि 13% छात्र ऐसे हैं 13% छात्र ऐसे मेरे बच्चों तो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, तो तीनों विषयों में पास होने वाले टोटल बच्चे बताइए। तो आप ये बताइए कि यार 22% बच्चे वो हैं जो यहाँ से आता है, 22 में से 13 कितना 9%, ये टोटल 15 में से 13 कितना 2%, ये टोटल खाना जो है 25 में 13 कितना आएगा 12। अब मैं कहूँ कि केवल मैथ में कितने फेल है, तो भाई पूरा है 40, 40 में से 9%, 13% 12%, 12 और 25 और 9 24, तो 40 में 6% केवल मैथ में, ये पूरा है 50, 12 13 25 और 27, तो केवल इंग्लिश में कितने मेरे बच्चे 23%, ये पूरा है मेरे बच्चे 30, तो 13 और 2 15 15 और 9 24 23 24 6%।
अब मेरे भाई केवल मैथ कितने बच्चे पास हुए 6, केवल इंग्लिश कितने पास हुए 23 और केवल हिंदी पास कितने 6। ये तो वो बच्चे केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए। अब मेरे बच्चे उन बच्चों की संख्या है जो दो सब्जेक्ट में पास होंगे 9%, 2%, 12%, 9%, 12%, 2%। अब मेरे बच्चे उन बच्चों की संख्या है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए तो वो है केवल 3%। अब इन्हें जोड़ेंगे तो भाई बच्चे 3 9 9 14 15 9 24 24 24 22 23 24 3 5 4 तो 71% बच्चे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कुल मिलाकर फेल हुए। कुल मिलाकर फेल हुए टोटल बच्चों की संख्या निकाल दी मेरे बच्चे रोहित मदान मोहम्मद सैफाली तो मेरे बच्चे कुल मिलाकर 71% बच्चे कुल मिलाकर फेल हुए इसी तरीके से बाकी बच्चे कौन से जो पास हुए तो 100% में से मेरे बच्चे 71% हटा दोगे तो आया 20 है ना 29%। 29% बच्चे वो होंगे जो तीनों विषयों में पास हुए। एक तो तरीका ही है ठीक है बहुत सुंदर। दूसरा तरीका मेरे बच्चे फार्मूला। अब बात करते हैं फार्मूला से। फार्मूले से सॉल्व कैसे सोल्व किया जाए। छोटा रहा क्या समझना। देखिए आप जानते हैं फार्मूला ये रहता है मैथ यूनियन इंग्लिश यूनियन हिंदी। मैथ इंग्लिश हिंदी मैथ कॉमन इंग्लिश मैथ नहीं क्या है ये इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी हिंदी इंटरसेक्शन मैथ और प्लस में करना है तीनों में कॉमन यानी एन मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। ये मेरे बच्चों में यूनियन निकालने का फार्मूला है कि मैथ हो या इंग्लिश हो या हिंदी तीनों में मिला के कितने बच्चे तो मैथ में है मेरे भाई 40%, हिंदी में है 30%, अंग्रेजी में 50%, मैथ और इंग्लिश में भाई 25%, 15% इंग्लिश हिंदी में, 22% हिंदी मैथ में और तीनों में 13% है। जोड़ दो भाई तो 40 30 70 और 50 120 120 और 13 133 प्लस वाला है 133 माइनस 25 15 40 40 22 कितने हो गए भाई 40 22 हो गए 62 तीन हो गए 3 60 तो मेरे कुल मिला के 71% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ या इंग्लिश या हिंदी में कुल मिला के पास हो यूनियन तो टोटल कुछ नहीं रखा तो इसका 100% है इसमें से 71% पास हुआ बाकी कितना बचा 29% तो 29% बचा 71% फेल मेरे मार्क्स तीनों इनके यूनियन में 71% बाकी 29% वो होंगे जो यूनियन के नहीं यानी पास होंगे तीनों तीन मेरा आंसर है। हां जी जैसे मर्जी आंसर दे दीजिए आपकी समझ के ऊपर डिपेंड आप कैसे सोचते हैं। अगर तीन का हो तो मुझे लगता है फार्मूले से आसान है क्योंकि आपको लिखना नहीं आपको करना है। और एग्जांपल से समझाता हूं तीन वाले में जहां तक संभव हो मेरे बच्चों आप कोशिश करके वेन डायग्राम बनाना सीधे फार्मूले से काम करिए। दो वाले में मेरे बच्चों आपको वेन डायग्राम बनाना होता है करिए। आइए भाई देखिए आप 20% बच्चे मैथ में फेल हुए लिखो भाई 15% इंग्लिश में फेल हुए 25% बच्चे हिंदी में फेल हुए क्या 5% मैथ और इंग्लिश में 10% छात्र इंग्लिश और हिंदी में 15% छात्र गणित और हिंदी में और क्या 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए तो तीनों वाला जोड़ देते हैं बाकी जो कॉमन होते हैं अब जोड़ करेंगे 20 15 25 40 और 20 60 और 2 62 भाई 15 5 20 और 10 30 30 घटाएंगे कितना 32 यानी 32% बच्चा ऐसा है जो यूनियन निकल गया मैथ इंग्लिश हिंदी का। अब क्या भाई बाकी कितने बच्चे तीनों विषयों में पास हुए तो भाई टोटल 100% होता है तो 100% में से 32% बच्चा ऐसा है 32% ऐसा बच्चा फेल हुआ तो बाकी कितने बच्चे 68% तो मेरे बच्चों 68% बच्चा वो होगा जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो तीनों सब्जेक्ट में पास हो मेरे भाई क्या आंसर होगा मेरे बच्चों 68% सीजे में 20% तो इसमें आप डायग्राम लगा सीधे सीधे फार्मूले से करिए जब तक ये ओनली ओनली ना आ जाए तब तक इसी तरह की सॉल्व करो। ये तो सीधी सवाल है क्या तो सीधी सवाल है भाई ये तो सीधी सवाल था। यहाँ देखिए यहाँ थोड़ी समझदारी के सवाल मिलेंगे आपको मेरे बच्चे ध्यान से सवाल को पढ़े हम इसे फार्मूले से कर रहे हैं चिंता वाली बात नहीं है लेकिन फार्मूला लिखने की जगह नहीं अभी तीन तीन वाले सवाल इतने बड़े बनाते हैं देखिए भाई ध्यान से पढ़ तो लिया आपने मैं हाईलाइट कर देता हूँ कहते हैं इन्हें एग्जांपल फार्मूला लिखता हूँ बाकी बात मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरे बच्चे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एन मैथ एन फिजिक्स एन केमिस्ट्री एन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ प्लस एन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। आइए मेरे बच्चों कहता है किसी परीक्षा में 53% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में फेल होते हैं नहीं पास में क्या है इन एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट पास में पास वाले तो मैथ में 53% बच्चे पास हुए फिजिक्स में 61% बच्चे पास हुए 60% बच्चे केमिस्ट्री में पास हुए 40% ऐसे जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में 24% हुए 35% ऐसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35% ऐसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में और 27% ऐसे जो मैथ और केमिस्ट्री में 27% ऐसे जो मैथ और केमिस्ट्री में और मेरे बच्चों 5% बच्चे ऐसे हैं एंड 5% इन 5% किसी भी विषय में पास नहीं होते ये मैथ में पास होने वाले फिजिक्स में केमिस्ट्री में मैथ फिजिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री में केमिस्ट्री मैथ में और मेरे बच्चे 5% बच्चे ऐसे जो किसी में भी पास नहीं होते मतलब फेल होते हैं। मैं कोई बात टोटल 100% बच्चे यानी इसमें से 5% ऐसे जो किसी में पास नहीं हुए मतलब 5% फेल वाले तो पास वाले कितने बच्चे 95% यानी टोटल जो यूनियन है इस बार वो 95% की यूनियन है 95% तो सवाल में आपसे पूछा है तो ये बताओ पहले ये बता दो तीनों सब्जेक्ट में कुल मिला के कितने फेल हुए तीनों में कितने पास हुए तीनों सब्जेक्ट में कुल मिला के कितने पास हुए ये बता दीजिए तो सोल्व करते हैं ये पूछा क्या टोटल ये निकालो तीनों में पास कितने हुए तो आपको देखो 95 हो गए यहां जोड़ते हैं भाई प्लस प्लस जोड़ते हैं 3 और 1 4 6 12 और 5 17 173 24 35 27 तो देखो 7 5 12 और 4 16 बिल्कुल ठीक है 2 3 5 2 7 8 बिल्कुल ठीक है 14 में चाहिए 8 और 16 में 88 तो मेरे पे ये वाली जो वैल्यू आई 88 जमा x और ये वाली वैल्यू 95 x की जो वैल्यू मेरे पे वो है 7 x की वैल्यू मेरे पे 7 x की कितनी वैल्यू मेरे पे 7 x की वैल्यू 7 अब जरा कहानी को समझेंगे प्यार से देखिए अभी हमें स्पीड नहीं पढ़नी अभी हमें समझने में फोकस करना है किसी चीज में भैया मैथ है फिजिक्स है केमिस्ट्री मैथ में रखे 53 फिजिक्स में रखे 61 केमिस्ट्री में रखे 60 24 बच्चे मैथ और फिजिक्स में 35 भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में और 27 बच्चे केमिस्ट्री में और हमने x की वैल्यू निकाल दी तीनों में जो कॉमन है वो है 7 बच्चे। अब जो पूछा वो निकालते सवाल करते हैं तो सवाल में हमसे पूछा भैया ये बताओ द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स यानी उन बच्चों का परसेंटेज रेशियो जो मैथमेटिक्स में पास हुए तो मेरे बच्चों मैथ में पास होने वाले कितने बच्चे 53 मैथ में पास होने वाले बच्चे 53 मैथ में पास होने वाले 53 बच्चे एंड केमिस्ट्री अच्छा सॉरी पूरा सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स कहता है मैथ और केमिस्ट्री में पास होगी फिजिक्स में नहीं तो मेरे बच्चे मैथ और केमिस्ट्री में पास होगी फिजिक्स में नहीं तो वो कितनी संख्या होगी तो आप कहेंगे मैथ और केमिस्ट्री में पास होगी फिजिक्स में नहीं तो उनकी संख्या होगी 27 20 यानी 20 छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल मैथ और केमिस्ट्री में पास होंगे फिजिक्स में किसके साथ पूरा परसेंटेज ऑफ पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उन बच्चों के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो बट नॉट इन मैथमेटिक्स तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स बट मैथमेटिक्स में पास ना मेरे बच्चे मैथ में पास ना तो 35 में से 28 यानी 28 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए लेकिन मैथ में पक्का तो करेंगे साथ परसेंटेज बताओ रेशियो बताओ रेशियो बताना रेशियो में आंसर यहीं काट दो 4 5 20 और 4 7 28 तो रेशियो आगे 25% ये मेरे क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये अच्छे सवालों में से एक है ये अच्छे सवालों में से एक है जो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है उन्हें और लगाते सीधा
कहता यूनियन बताओ, तो मेरे बच्चे तीनों का फार्मूला आपको पता है, यूनियन निकालने का क्या कि भाई मैथ में कितने पास में 60, बहुत बढ़िया। 40% अंग्रेजी में माशाल्लाह, 30% रीजनिंग में बहुत बढ़िया, 10% मेरे भाई 10% कह रहा है गणित और रीजनिंग में, 25% इंग्लिश और मैथ में, 15% रीजनिंग और इंग्लिश में, और बाकी ऐसे बच्चे जो तीनों के तीनों में कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो फेल हुआ है, सारे पास है, 100% पास है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 60 और 40 100 तो कट गया 0 बचा। और ये देखो 25 और 15 40 40 और 10 50 में से 30 20 -20 रहेगा प्लस का, मेरे बच्चे x की वैल्यू आएगी 20, यानी इसका मतलब 20% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हैं, तीनों ही सब्जेक्टों में पास होने वाले मेरे बच्चे 20%। तो छोटा सा आंसर है, छोटे से फार्मूले से बस फार्मूला को हटाना चाहिए, अलग-अलग वैल्यू को फिर उनका कॉमन उठा दो, तो तीनों को कॉमन से जोड़ दो तो यूनियन के बराबर आता है। आइए मेरे बच्चे, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, देखिए जरा दिमाग दौड़ा के कुछ बात बनती है क्या। देखिए ये पूरे अच्छे लेवल क्वेश्चन क्या जी, टोटल को मिला के 51 बच्चे हैं, 35 बच्चे मैथ में पास हैं, मैथ में मेरे बच्चे 35 बच्चे पास हैं, टोटल बच्चे 51 है, 34 बच्चे अंग्रेजी में पास हैं, 19 बच्चे जीएस में पास हैं, 11 बच्चे ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, मैथ और इंग्लिश में पास हैं 11 बच्चे लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। क्या जी 5 बच्चे ऐसे जो गणित और जीएस में पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं, 5 बच्चे ऐसे जो गणित और जीएस में पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं, और क्या 12 छात्र ऐसे हैं जो तीनों में पास हैं, 12 छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषय में पास हैं। यहाँ तक की बात ठीक है। अब जरा ध्यान देना, क्या पहले इतनी बात को समझ के सोल्व करते हैं जरा भाई, केवल मैथ में कितने पास हुए, 11 12 5 हटा दो, 11 और 12 23, 11 और 12 में 23, 23 और 5 28, 35 में 28 में मेरे बच्चे की संख्या 7। ठीक है जी, अब सवाल में क्या है उस बात पे हाईलाइट कर लेते हैं। सवाल में उसने कहा every one student who passed in GK, हर एक वो बच्चा जो जीके में पास हुआ है also passed in at least one of the following two subject math and English। ये सब ध्यान से पढ़िए। कहा गया यदि प्रत्येक छात्र, भाई जहां हाईलाइट करो उसी लाइन पढ़ना बराबर, यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है कम से कम एक विषय गणित या अंग्रेजी में पास होता है, इन लाइनों को पढ़िए फिर आगे मतलब। देखिए अब इस बात का मतलब समझने की कोशिश करूंगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना मेरे साथ। एवरी वन स्टूडेंट यानी हर एक स्टूडेंट हु पास इन जीके, जो जीके में पास कर रहा है वो किसी न किसी और सब्जेक्ट में कम से कम पास होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू सब्जेक्ट मैथ एंड इंग्लिश, यानी जीके में पास होने वाला हर बच्चा कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में और पास हुआ होगा कम से कम, यानी मैथ और इंग्लिश में पास हुआ ही होगा। देखो तीन सब्जेक्ट है जिसमें जीके में या जीएस में पास होने वाला हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में और पास हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ केवल जीके में पास होने वाला कोई बच्चा नहीं, केवल जीके में पास होने वाला कोई बच्चा नहीं। क्यों? क्योंकि जीके में जो भी पास हुआ किसी दूसरे सब्जेक्ट में कम से कम हुआ ही है, दूसरे कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ ही है। इसका मतलब जीएस में कोई भी बच्चा नहीं जो अकेला जीएस में पास हो। तो मेरे भाई देखो 19 है, ये 12 5 7 तो पूरा बोला 19, ये 0 5 5 12 तो 19 से तो ये वाली वैल्यू होगी। अब मेरे बेटे इंग्लिश निकाल देंगे 11 और 12 23 और 25 तो ये वाली वैल्यू है। अब आगे क्या पूछा बात करते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट पास नन ऑफ द फॉलोइंग थ्री सब्जेक्ट, कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया। तो देखो टोटल बच्चे कर लेते हैं, ध्यान से देखना 7 11 12 पास, ये हुआ 35 35 और 2 37 37 37 37 और 40, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 और कुल बच्चे थे कितने एग्जाम में पेपर 51 में से 40 घटा दो, मेरे बच्चे कितने 5, यानी 5 बच्चे ऐसे थे जिसने कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया, यानी 5 बच्चे ऐसे थे जो सारे सब्जेक्ट थे। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब पढ़ेगा नहीं पड़ेगा। हां जी देखिए मेरे बच्चों सॉल्व करते हैं कक्षा में 39 स्टूडेंट मैथ में पास है, 50 स्टूडेंट इंग्लिश में, 39 स्टूडेंट रीजनिंग में पास है मेरे बच्चों, 21 स्टूडेंट पास मैथ एंड इंग्लिश, 18 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड 19 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग एंड मैथ। इफ 22 स्टूडेंट्स अभी भाई जा इफ 22 स्टूडेंट्स पास इन एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट, सवाल में कह रहा है 22 ऐसे बच्चे हैं जो एग्जैक्टली दो ही सब्जेक्ट में पास हैं, 22 ऐसे बच्चे हैं जो केवल दो ही सब्जेक्ट में पास हैं। तो जब केवल वर्ड होगा भाई तो खतरनाक होता है, और इस केवल वर्ड की केवल सुलझाने के लिए सवाल के लिए विन डायग्राम बनाना मजबूरी हो जाएगा। भाई ध्यान दीजिए भाई, 39 बच्चे गणित में पास हैं, मैथ में 39 बच्चे पास हैं, बहुत बढ़िया जी। 50 बच्चे इंग्लिश में पास हैं माशाल्लाह, 39 बच्चे रीजनिंग में पास हैं, बहुत बढ़िया। 21 बच्चे मैथ और अंग्रेजी में पास हैं, मैथ और अंग्रेजी में पास हैं, 18 छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हैं, 18% 18 बच्चे माफ करना, 19 बच्चे रीजनिंग और मैथ में पास हैं, 19 बच्चे रीजनिंग और मैथ में पास हैं। अब मेरे बच्चे कहानी है कि हमें टोटल नहीं रखा, तीनों में कुल कितने पास है, तीनों में तो मैं मान लेता हूं x, तो केवल मैथ और इंग्लिश में कितने 21 में x रखा है, 21 - x, केवल रीजनिंग और मैथ में कितने 19 - x, केवल रीजनिंग और इंग्लिश में कितने 18 - x। तो मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों का जब जोड़ दोगे 1 2 ना सॉरी इन तीनों का 1 2 और 3, ये वो बच्चे हैं 19 - x वो बच्चे हैं केवल दो सब्जेक्ट में पास हैं, मैथ और रीजनिंग में, या 18 - x वो बच्चे हैं केवल दो सब्जेक्ट में पास हैं, और 21 - x वो बच्चे हैं केवल दो सब्जेक्ट में पास हैं, और क्या दो सब्जेक्ट में पास होने वाले केवल 22 बच्चे। सोल्व करोगे भाई तो -3x, देखो 21 और 22 एक बचा, 19 और 18 37 37 36, x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 12, और x की वैल्यू आ गई तो मेरे भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 12, मतलब तीनों में जोड़ मैंने। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, ये पूछा ना, तो कुल कितने छात्र पास हुए, तो ये टोटल बच्चे, और दो तरीके या तो सीधे फार्मूले से सोल्व कर सकते हो या ये वैल्यू इंडिविजुअली आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे कैसे करा जाए। अगर मेरे बच्चे सोल्व करना है तो आपको ये देखना होगा कि ये वाली वैल्यू भाई इसे हटाओ, x की वैल्यू आ गई कितनी 22 ना 12, तो ये 12 है, ये 18 है, 6 होगी, ये 7 होगी, ये 9 होगी। अब मेरे बच्चे 39 है तो 12 और 21 के साथ 28 तो 11 बची, ये 50 है तो 12 18 9 27 ये बचा मेरे भाई 23, और ये 12 18 और 7 18 और 7 25 39 25 गया है तो। अब मेरे बच्चे 14 11 23 जमा 7 जमा 9 जमा 6 जमा 12 जोड़ देंगे, मेरा आंसर आएगा। ये मेरे बच्चों बेसिक बात थी हमारी वेन डायग्राम के ऊपर कि वेन डायग्राम में कैसे कैसे सॉल्व बनते हैं, आप इन सवालों को किस तरह सोल्व करते हैं। आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।